हेलो बच्चों, एसी एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव का सेट साइंस का। उसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखिए, अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है जिसमें अंदर से परावर्तन होता है, मतलब जहाँ पर गड्ढा की ओर होता है उस और उसका परावर्तक सतह होता है। तो इसकी फोकस दूरी क्यों ऋणात्मक होता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम लोग बात कर लें तो इसको हम लोग ध्रुव माने और नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे मैथ में। अब उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जरा, इसमें अगर हम लोग देखें तो इससे इधर की ओर वाला जो दूरी होता है वह क्या होता है? धनात्मक होता है। इधर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर भी क्या होता है? धनात्मक होता है। और इधर की जो दूरियां होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इधर नीचे की ओर जो दूरी होता है वह भी क्या होती है? ऋणात्मक। तो जरा इसमें ध्यान देंगे कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यहाँ देखिए अवतल। तो अब देखिए, अवतल में जब प्रकाश टकराता है तो यहाँ पर देखिए फोकस किसको कहते हैं? फोकस दूरी जो होता है वो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तब देखिए, प्रकाश जब यहाँ सीधे टकराता है समांतर और वह फोकस से होकर वापस लौटता है तो यही कहलाता है क्या? फोकस कहलाता है। तो अब बताइए जरा, इसका फोकस किधर आया? इस ओर आया तो इधर क्या होगा? इधर वाला दूरी क्या है? ऋणात्मक है। जब बाईं ओर आया इसका फोकस तो इधर की दूरी क्या है? ऋणात्मक है। इसलिए हम लोग समझ गए कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो अवतल का। अगर यही रहता उत्तल, तो उत्तल में अगर हम बात कर लें तो उसका जो फोकस होता है वो वह इस ओर होता है। मतलब यहाँ अगर टकराया प्रकाश तो इधर की ओर जाता है और आभास होता है इस ओर से आने का, तो यहाँ पर इसका फोकस होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो हम लोग को पता है कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या की आधी, यहाँ फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के बराबर है। ये आपका हो गया गलत। उसके बाद यहाँ फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या r की आधा है, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। तो यहाँ देख लीजिए, फोकस एक जो है r का आधा यानी वक्रता त्रिज्या का आधा, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। ये देखिए, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के दोगुना कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। आइए अगर कह दे अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी आपका कहाँ पर होता है? अनंत पर हो जाता है। अधिकतम दूरी कहाँ पर होता है? अनंत पर हो जाता है। न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा? अनंत पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो एक बात याद रखिए कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है वह सबसे कम झुकता है, सबसे कम विचलित होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है वह उतना ही ज्यादा विचलित होता है। तो ये देखिए, कह रहा है कि सबसे कम झुकता है माने सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य इसमें किसका है? लाल का। तो ये विचलित सबसे कम कौन होगा? लाल रंग। और अगर ज्यादा विचलित की बात करें तो सबसे ज्यादा विचलित होगा कौन सा रंग? बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होगा। यानी ज्यादा के लिए अगर बात करें तो ज्यादा का आंसर कौन हो जाएगा? बैगनी रंग। और अगर सबसे कम विचलन की बात करें तो सबसे कम विचलन कौन हो जाएगा? लाल रंग। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि सबसे कम कौन झुकता है, सबसे कम कौन विचलित होता है, तो कौन सा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन।
मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है? तो आभासी और सीधा बिल्कुल गलत है। वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अब देखिए हमारे आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन जो दिक् तंत्रिका है, जो प्रकाश स्नायु जिसको बोलते हैं, वह देखने का आभास कराता है सीधा। ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ प्रतिबिंब बनता है, नहीं, बल्कि देखने का आभास सीधा कराता है। यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण? नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में जो प्रकाश के कण हैं, वायुमंडल में जो प्रकाश के कण हैं वह नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक करता है। नीले रंग का प्रकीर्णन क्या करता है? अधिक। इसीलिए पृथ्वी पर से जब आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब अंतरिक्ष यात्री जब वहां चला जाता है ऊपर में तो वहां वायुमंडल नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है हम लोग को। और पृथ्वी से देखने पर कैसा प्रतीत होता है? नीला। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल है। अब वायुमंडल प्रकाश का कुछ कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है। अब कैसे प्रकाश का? तो नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रतिबिंब करता है, इसके वजह से आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आप लोग जाते होंगे सैलून में दाढ़ी उड़ी बनाने, तो वहां पर कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, जो बड़ा प्रतिबिंब। क्यों? कि ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, बड़ा दिखे। इसके वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि जब बड़ा दिखेगा तो वहां पर दाढ़ी थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। इसकी वजह से कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु से छोटा बनता है। इसीलिए इसका उपयोग एक और समझ लीजिए कि इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। ईवी ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए कि हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, क्योंकि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि जब छोटा बनाएगा तो पूरे विस्तृत क्षेत्र को ग्रहण करेगा, जो सड़क है, रोड है, उसके पूरे को कवर करेगा। तो इसीलिए साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और अगर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण। यही क्वेश्चन। आगे देखिए 8वां, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा दर्पण? तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? अवतल लेंस का। और अगर दूर दृष्टि पूछ दे तो दूर दृष्टि दोष किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष को ठीक करना है तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और अगर निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाने वाला उपकरण जो है वह क्या है? गैल्वेनोमीटर है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। लेकिन अगर वाम हस्त के नियम पूछ दे, बाएं हाथ के नियम पूछ दे तो फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया। वाम हस्त के नियम, बाएं हाथ के नियम फ्लेमिंग ने, और दाएं हाथ के नियम मैक्सवेल ने। याद रखना है कि दाएं हाथ के नियम मैक्सवेल और बाएं हाथ के नियम कौन? फ्लेमिंग ने। ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसी मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए। प्रतिरोध का ऐसी मात्रक यहाँ पर हो गया ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है? ओम हो जाता है। ठीक है, चलिए। आवेश का ऐसी मात्रक क्या हो जाता है? कूलॉम। विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर। देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर जो वोल्ट है यह विभवांतर का ऐसी मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। ई ओम जो है ये किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ई जो हो गया आपका ओम है। विद्युत धारा का जो ऐसी मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसी मात्रक जो है वह एम्पियर है। और आवेश का ऐसी मात्रक जो है वह क्या है? कूलम्ब है। आवेश का ऐसी मात्रक कूलम्ब है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा वास्तविक नहीं होता। जैसे एक चुंबक क्षण चुंबक है, अब इसके जो बल लगाने वाले, जो आकर्षित करने वाले जो रेखाएं होंगी वह काल्पनिक ही होगी, स्पष्ट रूप से वास्तविक उसको दिखेगा नहीं। इधर की ओर इस तरह से फैला होगा इस चारों तरफ से। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं की जो दिशा होगी, जो प्रकृति होगी वह क्या होगी? काल्पनिक होगी। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक होगी। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने, यहाँ पर देखिए गलत किया गया है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? जो पुनः प्राप्त हो सके, फिर से प्राप्त हो सके। नाभिकीय ऊर्जा नहीं प्राप्त होंगे फिर से। सौर ऊर्जा हमेशा हर दिन प्राप्त हो जाएंगे, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है नवीकरणीय ऊर्जा को। तो सौर ऊर्जा हो जाएगी क्या? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। कोयला ये भी आज नहीं तो कल समापनीय ऊर्जा है, आज नहीं कल समाप्त होगा, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण। प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं, तो जो नेचुरल गैस है, जो नेचुरल गैस है ये भी आज नहीं तो कल समाप्त होंगे, खत्म होंगे। लेकिन सौर ऊर्जा जो है वह कभी समाप्त नहीं होंगे। नवीकरणीय का मतलब कभी समाप्त न होने वाला, तो सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? मतलब किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। देख लीजिए दोनों से, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, और उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अवतल लेंस इस प्रकार से है, तो जब प्रकाश की किरण इससे जाता है, तो इसमें प्रकाश की किरण जब जाता है तो वह फैल जाता है। तो फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपसारी। फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपसारी। इसलिए अवतल लेंस जो है वह अपसारी लेंस है, और उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जो है वह अभिसारी लेंस है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश इसमें जाता है, इसे अपवर्तित होता है, तो अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर मिल जाता है, इसीलिए इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण के मतलब कि जो है प्रकाश में उपस्थित वर्ण, तो लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, उपयुक्त में सभी, ये सब हो जाएगा। मतलब लाल, नीला, हरा, यह जो है कौन चीज है? प्राथमिक वर्ण के रूप में है। प्रकाश का क्या है? प्राथमिक वर्ण के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो देखिए नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? आइरिस होता है नेत्र का रंगीन भाग। अगर किसी व्यक्ति का नेत्र का कलर अगर भूरा है, तो इसका मतलब कि उसका नेत्र का कलर भूरा नहीं है, बल्कि उसका आइरिस का कलर भूरा है। इसके वजह से उसका आँख कैसा दिख रहा है? भूरा कलर के। तो आइरिस जो है, इसके वजह से नेत्र का कलर जो है रंगीन भाग वही होता है आइरिस, उसी की वजह से उसका कलर डिसाइड होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितना, 746 वाट होता है। 1 HP में कितना होता है, तो 746 वाट होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विशालक शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी विशालक शीशा, विशालक माने उसमें विशाल यानी बड़ा प्रतिबिंब बना, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, तो अवतल लेंस, क्योंकि एकरे में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें विशालक शीशा जो होगा वो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए थैंक यू।